हम बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है इसमें मेनली 3 स्टेप्स आते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, ब्लड फिल्टर होगा थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो 1 मिनट में थ्रू किडनी 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होते हैं, यानी कि क्षमता है। अगर हम देखें कि ये फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कि आपको पता है, ये जो आपका वोमेन कैप्सूल है, इसकी एपिथीलियम, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, और उनके बीच में प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिनके थ्रू ये फिल्ट्रेशन होता है। ये तो था अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड, कितना ब्लड फिल्टर्ड होके फॉर्म होता है। लेकिन फिल्ट्रेट कितना फॉर्म होता है, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिन्हें किडनी आगे पास नहीं होने देती। एक तरीके से अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्थी पर्सन की GFR कितनी होती है पर मिनट में? 125 ml, और पर डे में 180 लीटर होती है। फिर एक टर्म आती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA। ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है। ये सेलुलर मॉडिफिकेशन जो होती हैं, DCT, जो आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं और एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, इनकी मॉडिफिकेशन की वजह से ये फॉर्म होता है। अगर इन केस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आ जाती है, तो उस वक्त जो ये सेल्स हैं प्रेजेंट हैं किडनी में, वो क्या करेंगी, रेनिन रिलीज करेंगी, और ये रेनिन मदद करता है फिर से GFR को नॉर्मल होने में। उसके बाद टर्म आती है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किसकी? जो आपका फिल्ट्रेट हुआ है उसमें से जो भी सब्सटेंस बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ऑलमोस्ट 99% ऑफ फिल्ट्रेट को वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जो अलग अलग सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन की, वो इस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। उनका काम क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसंट्रेशन में कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो DCT है, PCT है, हेनल लूप है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट है, इन सभी में कहीं ना कहीं रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस का होता है। फिर है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, जब ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट करें सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, तो इस स्टेप्स में सिंपली क्या है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रीशन आता है। ये स्टेप मदद करता है मेंटेन करने में आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो ये थे आपके 3 स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। कौन कौन से ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि PCT, DCT, हैनल्स लूप, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब के क्या क्या काम होते हैं। यहाँ पर एक और बात आप याद कर लीजिएगा, जो वोमेन कैप्सूल्स होती हैं उसकी जो एपिथेलियल सेल होती है, वोमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में, एपिथेलियल लेयर में सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो फंक्शंस होती हैं ट्यूब्यूल्स के, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, उनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है इस पार्ट में होती है, PCT में। इसी के साथ साथ ये pH और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आयन की सिक्रीशन करते हैं और इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हेनल लूप, जैसा कि हमने बात की थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डिसेंडिंग में और असेंडिंग में। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले देखें, तो ये क्या करता है, पहली बात तो हेनल्स लूप में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये वाला पोर्शन जो है, जो थिन होता चला जाता है जैसे जैसे डाउनवर्ड आता है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, यानी कि वाटर की यहाँ पर कोई किसी भी तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है।
साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड होता चला जाएगा, यानी कि गाढ़ा होता चला जाएगा इन शॉर्ट। फिर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को अगर आप देखेंगे, ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, और साथ ही साथ ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्ट को ये अलाउ करता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है डीसीटी, ये पीसीटी था, हमें पता है ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ओपन दिखाए हुए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि किस चीज़ को ट्यूब्यूल सिक्रीट कर रहे हैं, किसकी एंट्री हो रही है और किसकी एंट्री नहीं हो रही है, इस तरीके से। फिर जो लास्ट में आपका डीसीटी है, डीसीटी में क्या होता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का, लेकिन कंडीशनल डिपेंड होगा कि अगर बॉडी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है फ्लूइड का तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा। यहाँ पर सेलेक्टिव, बहुत ही सेलेक्टली सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये बहुत ही लॉन्ग डक्ट होती है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है ताकि एक कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी पासेज होता है। ये इसका मेन रोल किस में होता है, पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखना बॉडी के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कि किस तरीके से जो फिल्ट्रेट बना है उसकी कंसंट्रेशन को बनाए रखना, आयनिक वैलेंस, ऑस्मोलैरिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर आप पहले ये डायग्राम देख लीजिए। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था तब हमने बात की थी कि जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले होता है, सेम उसी के पैरेलल में एक और स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपकी आर्ट्रियोल्स होती थी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से निकलती थी, उन्हें हम क्या कहते थे, वासा रेक्टा। तो ये दोनों रन करते हैं पैरेलली। आप यहाँ पे देखेंगे जो फ्लो होगा फिल्ट्रेट का, जो भी चीज़ यहाँ पे फिल्टर्ड हुई है वो आगे पास होती चली जा रही है। जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का दो लिम्स में, ये वाली डिसेंडिंग होती है नीचे की तरफ और ये वाली असेंडिंग होती है। लूप ऑफ हेनले अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करते हैं। तो ये एक तरीके का काउंटर करंट जो है फॉर्म करते हैं। सेम वासा रेक्टा में भी इसी तरह का काउंटर करंट फॉर्म होता है, इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो NaCl ट्रांसपोर्टेड होता है बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल्स लूप, वो एक्सचेंज हो जाता है बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl एक्सचेंज विद दिस, ये वाला पोर्शन असेंडिंग है और ये वाला पोर्शन जो है डिसेंडिंग है, वासा रेक्टा। जो NaCl है वो वापस आता है इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। इस पोर्शन के NaCl में वापस आ रहा है तो इस पोर्शन से वो वापस आ जाता है। हेनल लूप और वासा रेक्टा दोनों ही क्या करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ इनका मेन काम क्या होता है, जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि जो आयंस की कंसंट्रेशन है, मोल्स की कंसंट्रेशन है आपके मेडुलरी एरिया में किडनी के, उसको मेंटेन करना। तो आप देखेंगे ये रहा टूवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये कितना होता है 300 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। ये कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में, टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इन इनर मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला दो पोर्शन में आपकी किडनी डिवाइड होती है। हमने बात की थी, जो ये अपर पोर्शन आप देख रहे हो ये कॉर्टेक्स आता है, ये मेडुला होता है नीचे वाला। तो कॉर्टेक्स में आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आपका, कौन कौन से पोर्शन आते हैं, ओमल कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इस तरीके से ये आ रहे हैं। ये आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला। ये देखिए आपका, अभी हमने जो बात की कि ये 300 मिली ऑस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ पर फॉर्म करता है, कॉर्टेक्स में, और यही बढ़ता चला जाता है इनर पोर्शन पर। जब आप आएंगे, ये देखिए इनर मेडुला में जब आप आ रहे हैं तो ये 1200 हो गया है और धीरे धीरे ये फिर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो 300 to 1200 इस तरीके से ये
फॉर्म होता है। ये मैकेनिज्म मदद करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने में। साथ ही साथ ये मदद करता है किसमें कि इजीली पासेज हो सके वाटर का फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट, ताकि जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसको कंसंट्रेट किया जा सके। वसा रेक्टा, नेफ्रॉन, अपोजिट जो इनकी लिम्स होती हैं, फिल्ट्रेट उसमें काम करता है और एक काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्म होता है। ये अलग अलग आयंस हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन होती है और किस तरीके से ये एक्सचेंज होते हैं। कॉर्टेक्स में कम होती है, धीरे धीरे इनर मेडुला तक आते आते ये ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि जो किडनी के फंक्शंस हैं उनको कौन रेगुलेट करता है या फिर कौन कंट्रोल करता है। मेनली अगर हम देखें तो जो किडनी का जो भी फंक्शन है उसको मॉनिटर या फिर रेगुलेट किया जाता है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अंदर आता है हाइपोथैलेमस, जीजेए और हार्ट। ये तीनों ही रोल प्ले करते हैं ताकि जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम कर पाए, या फिर अगर इन केस किसी भी तरीके से लॉस हो रहा है ब्लड फ्लो का या फिर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसमें ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाइपोथैलेमस किस तरीके से मदद करता है। अगर बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड लॉस होता चला जाता है, यानी कि उसकी कमी होने लगती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ये एक्टिवेट करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स को। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं। उसी वक्त हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वासोप्रेसिन। इनका काम क्या होता है, ये क्या करेंगे, जो ट्यूब्यूल्स है आपकी पीसीटी, डीसीटी, इन सब से वाटर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देंगे ताकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा है वो फिर से मेंटेन हो सके। और जैसे ही बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है उसी वक्त जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो अपना काम बंद कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो ये काम थ्रू हाइपोथैलेमस होता है। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट वन होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसमें हमने अभी बात की थी जो आपकी GFR होती है, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो कम हो जाती है तो उस वक्त जो आपकी किडनी है उसमें से रेनिन रिलीज होता है जीजे सेल्स के द्वारा जो मदद करता है। तो बस उसी से रिलेटेड ये है, अगर ब्लड प्रेशर में या फिर बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम में या फिर GFR में ड्रॉप कमी होती है तो उसी वक्त क्या होता है, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है, उसके ऊपर किडनी से जीजे सेल रेनिन वर्क करती हैं और उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती हैं। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 में ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन कहाँ से रिलीज हुई है, किडनी के जेजी सेल से। फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। वो कैसे कन्वर्ट होता है, जब लंग्स से ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होगा तो वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होता है तो ये दो काम करता है। पहले तो ये क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड जो आपकी किडनी पे प्रेजेंट होती हैं दोनों पे, उन पे एक्ट करेगा ताकि वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर सके। साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन स्टिमुलेट कर देगा ताकि उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी पर ये अपना एक्शन शो करेगा जिससे कि H2O यानी कि वाटर और NaCl इन दोनों की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, BP इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर, और साथ ही साथ GFR भी बढ़ेगा। तो ये है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे रिलीज होता है ये किडनी के ऊपर काफ़ी हाईली अफेक्ट भी करता है एल्डोस्टेरोन रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ANF मैकेनिज्म। ANF है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है एक तरीके से। जैसे ही ब्लड फ्लो में इंक्रीज हो जाता है टू द एट्रिया, जो एट्रिया को जा रही है ऑफ द हार्ट,
उस वक्त क्या होगा, ANF रिलीज होगा, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट की एट्रिया को जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा ANF रिलीज होगा। ANF क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा, डायलेशन या फिर हम कह सकते हैं वैसोडाइलेशन एक टर्म यूज होती है, जो ब्लड वेसल्स है उनमें डायलेशन शुरू हो जाएगी ताकि उसमें फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ सके और इससे BP डिक्रीज हो जाएगा, फिर से मेंटेन हो जाएगा। ANF एक तरीके से मदद करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने में। उसके बाद आता है टर्म मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू रिलीज होता है यूरिन का, इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज होता है। अगर हम देखें इस प्रोसेस के बारे में, तो इसमें जो आपका न्यूरल मैकेनिज्म का भी रोल होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसे आप मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अगर हम एवरेज देखें तो एक 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे यूरिन बॉडी से रिलीज होता है। अब जो आपका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो किस तरीके से काम करता है, जब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं यूरिनरी ब्लेडर जब बढ़ जाता है फिल्ड विद यूरिन, तो उस वक्त क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि खिंचाव इन वॉल्स, यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स। उससे क्या होगा, ये एक सिग्नल भेजेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एक सिग्नल इनिशिएट होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में एक मैसेज भेजेगा। उस मैसेज की वजह से क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लेडर की स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिथ्रल स्पिंजर, यूरिथ्रा के जो है पार्ट, उस पर स्पिंजर प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं यूरिन के एक्सक्रीशन को, वो क्या करेंगे, रिलैक्सेशन फील करेंगे, जिससे कि क्या होगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद किडनी के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, जैसे लंग्स है। लंग्स CO2 और वाटर दोनों को रिमूव करता है। लीवर, लीवर के अंदर हमें पता है बाइल बनता है, बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन एक्सेट्रा, तो ये सब लीवर मदद करता है इन सभी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए बॉडी में से। इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, विटामिन और भी कुछ सब्सटेंस हैं जिनको ये रिमूव करता है। अगर हम स्वेट और सबसेशियस ग्लैंड जो पसीने में और ऑयल बनाती हैं, तो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, ये यूरिया, NaCl और लैक्टिक एसिड इसको एलिमिनेट करती है स्मॉल अमाउंट में। सबसेशियस ग्लैंड वहीं दूसरी तरफ स्टीरॉयड, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस, इन सब्सटेंस को ये क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी बॉडी से। फिर सलाइवा क्या करता है, हमारी बॉडी में से एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उन्हें, लेकिन उनका बहुत ही स्मॉल अमाउंट ही ये एलिमिनेट करता है। लास्ट में आते हैं डिसऑर्डर्स। ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो यूरेमिया सबसे पहले, इसमें क्या होता है, अगर ब्लड के अंदर यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें रीनल यानी कि वर्ड किडनी के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर एक या फिर दोनों किडनी काम करना बंद कर दें, कंप्लीट फेलियर, किडनी फेलियर कंडीशन भी हम इसे कहते हैं, तो ये उस टर्म के लिए होता है एक्यूट रीनल फेलियर। ये किसी भी कारण से हो सकता है। फिर रीनल कैल्कुलाई, इसमें क्या होता है, अगर किसी भी वजह से किडनी के अंदर स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाए या फिर इनसोल्यूबल मास, एक ऐसे मटेरियल सब्सटेंस जो घुल नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं रीनल कैल्कुलाई, कि उसके अंदर स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। जो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, अगर वो अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं करते हैं, तब ये कंडीशन अराइज होती है। इसमें से रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, हमें किडनी को चेंज करना होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यूरेमिया कंडीशन में जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तब एक प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
इसमें हम आर्टिफिशियल किडनी भी टर्म यूज़ होती है कि किस तरीके से एक किडनी फेलियर या फिर जिसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है उसकी किडनी को वर्क ना करने पर उसकी बॉडी में से किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाला जाता है और फिल्टर ब्लड उसकी बॉडी में डाला जाता है वापस। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क।